हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संघई फ्रॉम ड्रीमलिस्ट इन्वेस्टमेंट। और ये जो वीडियो है हमारा, ये क्वार्टरली कैंसिलिंग की जो रिव्यू करते हैं, जो लास्ट क्वार्टर में हमने जो ऐड किया था उसका किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उसको डिटेल लेवल पे समझते हैं। और उसके बाद इस क्वार्टर में उसमें से क्या चेंजेस है और नए कौन से स्टॉक्स है, क्यों है, वो सारी चीजों को हम एवरी क्वार्टर में रिव्यू करते हैं, वीडियो बनाते हैं। उस वही सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज डिटेल लेवल पे डिस्कस करेंगे कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आप 10 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के परफॉर्मेंस रहे हैं। कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने डिटेल लेवल पे अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं जो स्पेशली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी जो है ये विलियम नील के पर्सन ने 1960s में बनाया था, काफी पॉपुलर आदमी रहे हैं। एंड विलियम नील ने जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रेटेजी रही है फ्रॉम 1998 टू 2009। इसने मोस्टली सारे स्ट्रेटेजीज को बीट किया था। और वही मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ये एंटायर स्टॉक मार्केट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और स्टडीड मेथोडोलॉजी है। इसके अलावा जो पेट्रोस्की और मोमेंटम स्ट्रेटेजी भी काफी वेल नोन है। और अगर मैं बात करूं कैंसिल मेजर स्ट्रेटेजी, ये बेसिकली ये टेक्निकल और फंडामेंटल का ब्लेंड है। आज के टाइम पे आप देखोगे कि जो यूजुअली फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हैं वो भी थोड़ा सा टेक्निकल में इंटरेस्टेड होने लगे हैं। और उसका प्राइमरी रीजन ये काफी बार जो है स्टॉक से कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, और इसलिए जो आपको थोड़ा सा टेक्निकल्स को भी यूज करना चाहिए ताकि आप टाइमली एंट्री और एग्जिट कर पाओ, और इससे आपके ओवरऑल रिटर्न्स जो है थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं। एवरी क्वार्टरली जो कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर जो भी स्टॉक्स इन एंड आउट हो रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एवरी क्वार्टर में। तो पिछले क्वार्टर का मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था, आप चाहते हो तो उसको डिटेल लेवल पे समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल लेवल पे स्ट्रेटेजी को भी समझाया था। तो कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर 2 मंथ्स बैक मैंने डिटेल लेवल पे वीडियो भी बनाया था। एवरी क्वार्टर बेसिकली जो स्टॉक्स एंट्री कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से, उसको मैं डिस्कस करता हूं अपने चैनल पे। और यही अगर मैं पिछले क्वार्टर के जो स्टॉक्स थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फ्रॉम 16 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था और वहां से लेकर 19 मार्च जहां पे ये सारी कैलकुलेशन हुई वहां तक का परफॉर्मेंस देखे तो ओवरऑल रिटर्न्स जो है उस टाइम पे कंपनीज जो थी एस्ट्रल, विप्रो, टीसीआई एक्सप्रेस, रेडिको, शीला फोम, जेके लक्ष्मी सीमेंट, केपीआर मिल, एपीएल अपोलो, पॉलीकैब और मैस्टेक। तो ये सारी जो है स्मॉल एंड मिड कैप की कंपनीज है। और ये सारी कंपनीज के अंदर जो है मोस्टली नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने फ्रॉम दिसंबर मार्च। और उसका प्राइमरी रीजन है कि मार्केट अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और इसलिए स्मॉल एंड मिड कैप में और ज्यादा करेक्शन हुई है। तो लास्ट 4 मंथ्स में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। इसके बाद अगर मैं XIRR भी दिखाऊं, जैसा आप देख रहे हो -19% का, तो मोस्टली लास्ट 3 मंथ्स में मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया, तो ओवरऑल आपके -5% के एब्सोल्यूट रिटर्न दिए। तो शॉर्ट टर्म में इस तरीके के नेगेटिव रिटर्न आपको जरूर आएंगे जब आप कोई भी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो। स्मॉल एंड मिड कैप में और ज्यादा करके करेक्शन आता है, और इस तरीके के ड्रॉडाउन के बाद एक अच्छी रैली भी आती है जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। और यहीं पे अगर मैं टॉप म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप ने जहां -3% के रिटर्न दिए, निप्पॉन इंडिया ने ऑलमोस्ट -2.5% के, एक्सिस स्मॉल कैप ने -1.39, कोटक ने -4.42%। तो ये जितने रिटर्न है बेसिकली 16 दिसंबर से लेकर 9 मार्च 2022 तक के रिटर्न है। और यहीं पे कैंसिलिंग जो है -5.2% के रिटर्न दिया है। तो देख सकते हैं कि कैंसिलिंग जो है ये ओवरऑल स्मॉल कैप के जो जितने भी टॉप म्यूचुअल फंड है उनसे ज्यादा करेक्शन हुआ है। और उसका प्राइमरी रीजन है कि जो कैंसिलिंग मेथोडोलॉजी है ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव। उससे क्या होता है कि जब मार्केट में करेक्शन आती है तो इसमें ज्यादा करके करेक्शन आती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये टॉप म्यूचुअल फंड्स को बीट भी करता है। इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है। और वहीं अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न सिंस इंसेप्शन जो हमारे 17 अप्रैल 2021 ऑलमोस्ट 1 साल पहले हमने ये सीरीज स्टार्ट करी थी कैंसिलिंग की, तो वहां से अगर हम देखो पिछले क्वार्टर तक के, तो वहां पे आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट रिटर्न दिए कैंसिलिंग ने टिल लास्ट क्वार्टर। और इस क्वार्टर को इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे हमको रिटर्न अगर देखे तो एसबीआई स्मॉल कैप ने 27%, निप्पॉन इंडिया ने 39%, एक्सिस ने 36%, कोटक स्मॉल कैप ने 34% और वहीं कैंसिलिंग ने ऑलमोस्ट 36.6% के रिटर्न दिए। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में कैंसिलिंग ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। हालांकि इसने सबसे अच्छे रिटर्न तो डेफिनेटली नहीं दिए, अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली इफ वी कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो जहां 39% के रिटर्न है वहां कैंसिलिंग के 36% है। बट नेवरदलेस आप देखो कि जितने भी टॉप म्यूचुअल फंड्स है उसके साथ कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स दिए, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप। तो यहाँ पे कैंसिलिंग स्ट्रेटेजी के जो 7 पैरामीटर्स इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। तो सी जो है ये करंट क्वार्टर की अर्निंग होती है, इसको हम बेसिकली पिछले ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद ए होती है एनुअल अर्निंग्स। तो एनुअल अर्निंग्स बेसिकली लास्ट 2 साल या 3 साल की अर्निंग्स पर शेयर को हम देखते हैं किस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं। और वही एन यानी न्यू प्रोडक्ट, यानी एन कुछ नया हो सकता है, कंपनी के अंदर कुछ नया प्रोडक्ट लाया है, या मैनेजमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको चेंज किया, सर्विस की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम थी तो चेंज किया, कुछ नेगेटिव न्यूज थी तो कंपनी के अंदर चीजों को इंप्रूव किया। तो कुछ नया करने से क्या होता है कि देयर इज अ रीजन फॉर स्टॉक टू मूव अप, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ नया करना होता है, और नया शुड बी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वैसा कुछ नया कंपनी ने किया है, इस तरीके का चीज को कंसिडर किया जाता है। एज फॉर सप्लाई, तो सप्लाई बेसिकली स्टॉक के पर्सपेक्टिव से जो है FII की होल्डिंग ज्यादा होनी चाहिए, और लगातार जो है रिटेलर्स के पास जो बेसिकली मार्केट में फ्लोट होता है वो कम से कम होना चाहिए। उससे क्या होता है कि स्टॉक की एक
स्केर्सिटी डिमांड होती है जिससे स्टॉक के प्राइसेस राइज करते हैं। और वही एल की बात करो तो एल फॉर लगार्ड भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, लीडर इन इट्स सेगमेंट। और लगार्ड यानी जो बेसिकली जो लगार्ड्स होते हैं जो बेसिकली स्टॉक में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आरएसआई वीक हो जाए तो उस केस में हम उस स्टॉक को एग्जिट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी यूज होता है। और एल फॉर लीडर के हिसाब से जो बेसिकली मार्केट के अंदर ये अपना लीडर पोजीशन बना के रखे, पर्टिकुलरली वो जो सेक्टर के अंदर वो कंपनी काम कर रही है। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जैसे मैंने कहा कि इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, एफआईआई और डीआई की होल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और एम फॉर मार्केट डायरेक्शन, तो मार्केट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली जो स्टॉक्स होते हैं वो मोमेंटम में रहे तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा खासा एक रैली मिलता है आपके स्टॉक के प्राइसेस में। और जब मार्केट में करेक्शन हो जाती है स्पेशली उस पर्टिकुलर कंपनी की कंपेयर टू द ओवरऑल ट्रेंड इन द मार्केट, तो ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है लेकिन वो स्टॉक जो करेक्शन मोड में आ जाए तो हम उसमें एग्जिट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली मोमेंटम पर्सपेक्टिव से कंसीडर करते हैं ताकि हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो ये बेसिकली हमारा मार्च का क्वार्टरली रिव्यू होगा। तो एवरी क्वार्टर हम रिव्यू करते हैं और जो स्टॉक्स हमें लगते हैं अच्छा किए हैं उसको हम होल्ड करते हैं। जो स्टॉक्स हमें लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर वो वीक रहते हैं तो उसको हम निकाल देते हैं और नए स्टॉक्स को एंटर कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एवरी क्वार्टर जब कैंसिल मेथोडोलॉजी के हिसाब से चेंजेस आते हैं तो उसको हम रिव्यू करके क्वार्टरली रिपोर्ट्स के हिसाब से अपना रिव्यू करके पोर्टफोलियो दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टॉक की बात करें तो केपीआर मिल्क, तो ये पिछले क्वार्टर से हमने इसको होल्ड किया है। तो यहाँ पे अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो 4.54 था दिसंबर 2020 में अर्निंग्स पर शेयर। वो क्वार्टरली के हिसाब से देखे तो दिसंबर क्वार्टर में 6.16 हो गया। तो ये ईपीएस की ग्रोथ रही है। और लास्ट 3 ईयर्स की ईपीएस की देखे तो 2019 से लेकर 21 लगातार जो है ईपीएस ग्रो किया है फ्रॉम 9.23 टू 10.95 टू 14.97। तो ईपीएस ग्रो बेसिकली ये जो है आपके नेट प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर से जो आपको ईपीएस निकलता है वो एक अच्छा डायरेक्शन देता है कि प्रॉफिट जो अच्छी खासी ग्रोथ होनी चाहिए और जो ओवरऑल मार्केट में शेयर होल्डिंग है वो शेयर्स जो है वो डाइल्यूट नहीं होने चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 24% का अमेजिंग आरओई है। और प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 75% और एफआईआई डीआई के पास ऑलमोस्ट 16.5%। तो ओवरऑल जो है कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, 90% के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वही अगर मैं मोमेंटम पर्सपेक्टिव से देखूं तो मार्केट में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 187% के रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में। तो स्टॉक जो है ये अभी भी मोमेंटम होल्ड करके रखा हुआ है और फंडामेंटली चीजें बैकअप कर रही है कि चीजें पॉजिटिव है, फंडामेंटली चीजें खराब नहीं हुई है। तो इसको हम होल्ड करेंगे। और वही अगली कंपनी है पॉलीकैप। तो पॉलीकैप का ईपीएस आप देखो 17.6 से इंक्रीज होकर 21 हो गया ऑन क्वार्टर। और वहीं अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का देखो तो 35 से इंक्रीज होकर 50 हुआ और उसके बाद 59 इन लास्ट 3 इयर्स। आरओई देखे तो 20% का हेल्दी आरओई है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 68.15% है और एफआईआई प्लस डीआई के ऑलमोस्ट 20%। तो ऑलमोस्ट 88% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि काफी अच्छा इंडिकेशन है। और वहीं अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो 80% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में। तो ये जो है ये बेसिकली दर्शाता है कि बेसिकली फंडामेंटली कंपनी जो स्ट्रॉन्ग है। और मोमेंटम वाइज भी अगर हम देखें तो ये स्टिल अपट्रेंड में। थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट 3-4 मंथ्स में और उसका प्राइमरी रीजन है कि इन जनरल ब्रॉडर इंडाइसेस जो है ये खुद अपने आप में जो है कंसोलिडेशन फेज में है इक्विटी मार्केट। तो यूजुअली जो है जब एक ब्रॉडर इंडाइसेस जो है अपने आप में कंसोलिडेशन फेज में होता है तो आपको बहुत ज्यादा अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स मिलते नहीं है। ज्यादातर स्टॉक्स अपने आप में कंसोलिडेट भी कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो फॉलो द बेसिकली मार्केट साइकिल। बट क्या होता है कि जब मार्केट वापस से एक अप साइकिल में आता है तो ये जो स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले प्री कंसोलिडेशन फेज में अप ट्रेंड में थे वो अपना अप ट्रेंड को बरकरार रखते हैं। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो एपीएल ट्यूब्स। अगेन जो है एपीएल अपोलो हमारे पिछले क्वार्टरली रिव्यू से ही कंटिन्यू हो रहा है, जहां चीजें चेंज नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ईपीएस जो है इंक्रीज हुआ है 6.22 से इंक्रीज होकर 9.58 हुआ और उसके बाद 14.42 इन लास्ट 3 इयर्स। और वहीं क्वार्टरली देखे तो दिसंबर 20 के क्वार्टर में 4.49 था जो इंक्रीज होकर 4.62 हो गया। आरओई देखे तो 23% का अमेजिंग आरओई है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 35% है और एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 45% है। तो ऑलमोस्ट 80% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यूजुअली 65-70% के ऊपर की होल्डिंग जो है प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआई अगर होल्ड करते हैं 65-70% तो मैं उसे अच्छा मानता हूँ। और वहीं स्टॉक की बात करें तो 42% के रिटर्न्स दिए इन लास्ट 1 ईयर। तो इसके लिए ये भी जो है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स, दैट इज प्राइमरली ड्यू टू ब्रॉडर मार्केट। अगली कंपनी की बात करें तो विप्रो अगेन जो है दिसंबर 20 से लेकर दिसंबर 21 इसका ईपीएस ग्रो हुआ है। हालांकि बहुत ज्यादा ईपीएस में ग्रोथ हुई नहीं है बट नेवरदलेस इसकी ईपीएस ग्रो हुई है। और वहीं अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं तो 14.92 से इंक्रीज होकर 20 हुआ और 17 से इंक्रीज होकर 19.7। तो ईपीएस जो है लास्ट 3 इयर्स में भी ग्रो हुआ है। और आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% का हेल्दी आरओई है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 73% का इंटैक्ट है और वहीं एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 18% है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 91% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में 45% के रिटर्न दिए
है। तो ये बेसिकली स्टॉक जो है लास्ट 1 ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी अप ट्रेंड में, हालांकि जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडर इंडाइसेस के हिसाब से ये भी जो है लास्ट 4-5 मंथ से कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। अगली कंपनी की बात करें तो मैस्टेक। तो मैस्टेक की बात करें तो ईपीएस जो है ये ग्रो हुआ है फ्रॉम 4.54 से इंक्रीज होकर 6.16 हो गया इन दिसंबर क्वार्टर। और वहीं अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स की बात करूं तो 19, 20, 21 होगा, तो लास्ट 3 ईयर्स में 42.33 से इंक्रीज होकर 44.82 हुआ और उसके बाद 82.97 हुआ। तो ये बेसिकली लास्ट 3 ईयर्स के है, नॉट दिस करंट ईयर, आई रिपीट, ये 2019, 2020 और 21 का है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। और आरओई की बात करें तो 25% का अमेजिंग आरओई है, जो कि काफी अच्छा होता है। और वही प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 38% है और एफआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 28% है। तो ऑलमोस्ट 66% होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो जैसे मैंने कहा कि 65 to 70% की होल्डिंग अगर प्रमोटर प्लस एफआई प्लस डीआई के पास है तो हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होते हैं और ये प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इनको कंपनी के बारे में बोथ फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम टेक्निकल पर्सपेक्टिव इनके पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 149% के अमेजिंग रिटर्न्स दिए कंपनी ने। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए और एक अप ट्रेंड में भी है। हालांकि जैसा ब्रॉडर इंडाइसेस के हिसाब से ये भी लास्ट 4-5 मंथ से एक कंसोलिडेशन फेज में, बट नेवरदलेस अब जैसे मार्केट रिकवर करेगा होपफुली आने वाले टाइम में, तो ये स्टॉक्स भी अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। और बाई चांस अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो है अप ट्रेंड में ना हो और निफ्टी 500 या निफ्टी 50, निफ्टी 100, ब्रॉडर इंडाइसेस जो है ये अप ट्रेंड में चले जाए, जबकि कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, तो हम डेफिनेटली उसको नेक्स्ट क्वार्टर में एग्जिट कर जाएंगे। अगली कंपनी की बात करें तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। तो ये जो स्टॉक है ये हमारे पिछले क्वार्टर में नहीं था, दिस इज अ न्यू एडिशन, बट उसके पिछले क्वार्टर में ये हमारे पोर्टफोलियो में भी था इन कैंसलिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 5 से इंक्रीज होकर दिसंबर 20 से ये इंक्रीज होकर 6.43 हो गया। और वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 2019 में ये 15.32 था, जो घट के 12.86 हुआ था। और उसका प्राइमरी रीजन आपको समझना पड़ेगा कि दैट वाज अ वेरी एक्सेप्शन केस, जहाँ पे पैंडेमिक की वजह से जो है ईपीएस डिग्रो हुआ था। और उसका प्राइमरी रीजन था कि इन जनरल जो बैंकिंग में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेगुलेशंस आए थे, स्पेशली बिकॉज ऑफ पैंडेमिक लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू पे मनी। तो वहां पे नेट प्रॉफिट्स जो है उस तरीके के हुए नहीं। और यहाँ पे अगर वापस से अगर हम 2021 में देखें तो दिस हैज इंक्रीज। तो यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि ईपीएस को हमने यहाँ पे ड्यू टू पैंडेमिक जो है इसको एक एक्सेप्शन केस में यहाँ पे कंसिडर किया है। और यहाँ पे आरओई की देखे तो 17% है और ईपीएस जो ये बेसिकली जो थोड़ा सा कम भी आया 2020 में ड्यू टू पैंडेमिक। इसके अलावा अगर हम देखें तो 19 से बहुत ज्यादा वेरी नहीं किया है। अगर ये बहुत ज्यादा वेरी करता तो डेफिनेटली हम इसे कंसिडर नहीं करते, और इसी वजह से जो है इसके पिछले क्वार्टर में भी हमने इसे कंसिडर किया था। और आरओई में अगर देखे तो 17% का आरओई है। और वही प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 51% का प्रमोटर होल्डिंग है और एफआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 40% है। तो ओवर 91%, 92% के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 26% के रिटर्न्स दिए। तो इन जनरल जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेगमेंट के जो स्टॉक्स है कंपेयर टू ब्रॉडर इंडेक्सेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए, तो इस वजह से इसकी भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रही है। बट इन जनरल इसका मोमेंटम देखे तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आने लगा है। अगली कंपनी की बात करें तो हिंदुस्तान और एरोनॉटिक लिमिटेड। तो यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 25.5 से इंक्रीज होकर 27.9 हुआ है। और ईपीएस लास्ट 3 ईयर्स का देखे तो 69 से इंक्रीज होकर 86 हुआ और उसके बाद 2021 में 96 हुआ। तो कंटिन्यूसली ईपीएस भी ग्रो हो रहा है। आरओई देखे तो 22% का अच्छा आरओई है और प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 75% का इंटैक्ट है और एफआईए प्लस डीआई की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 21.4% है। तो ओवरऑल जो है जैसे हम देख सकते हैं 96% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि काफी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन देती है हमें। और वहीं लास्ट 1 ईयर में देखे तो ऑलमोस्ट 40% के रिटर्न्स दिए कंपनी ने। और जैसा हम देख सकते हैं लास्ट 4 मंथ से ये जो है थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में है ड्यू टू इन जनरल ब्रॉडर इंडाइसेस, बट अदरवाइज देखे तो एक अच्छे अप ट्रेंड में है कंपनी। अगली कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की अगेन न्यू एंट्री है। ईपीएस की बात करें तो ये ग्रो हुआ 7.96 से इंक्रीज होकर 9.41 हुआ है। और वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 6.6 से इंक्रीज होकर 14.78 हुआ है और उसका 2021 में 26.58 हो गया। तो ईपीएस भी जो है लास्ट 3 ईयर्स से ग्रो हुआ है। आरओई देखे तो बैंकिंग के केस के हिसाब से हम देखे तो 13% का आरओई काफी अच्छा माना जाता है। और वहीं एफआईए की होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 45% है और यहाँ पे एफआईए प्लस डीआई नहीं है, ये एक्चुअली सिर्फ डीआई है, तो 44% है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के अंदर प्रमोटर एज सच कोई है नहीं। एफआईए के पास ऑलमोस्ट 45% का स्टेक है और डीआईआई के पास ऑलमोस्ट 44%। तो ऑलमोस्ट 90% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखूं तो 25% के रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 1 ईयर। तो इन जनरल बैंकिंग सेगमेंट जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है लास्ट 1 ईयर में, बट इन जनरल जो है नेवरदलेस ये एक मोमेंटम में आया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अप ट्रेंड में है, बट लास्ट 4-5 मंथ से ये जो है ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में चले गया था ब्रॉडर इंडाइसेस जो है, इस वजह से जो है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो एसआरएफ। तो एसआरएफ का अगर हम देखें तो ईपीएस दिसंबर 20 से इंक्रीज होकर ये दिसंबर 21 में 70.05 हो गया। तो अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हुए लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं लास्ट 3 ईयर्स का देखें तो 2019 में 22.33 था जो इंक्रीज होकर 35.4 हुआ।
2020 में, और वो 2021 में इंक्रीज होकर 40 हो गया। तो ईपीएस भी लास्ट 3 ईयर से ग्रो हुआ है, और वहीं आरओई देखे तो ऑलमोस्ट 20% का हेल्दी आरओई है, और वहीं प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 50% का है, और एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग ऑलमोस्ट 30% है। तो ओवरऑल 80% जो है स्ट्रॉन्ग एड्स पे है। तो जो इसके लिए एफआईआई प्लस डीआई प्लस प्रमोटर की होल्डिंग जो है ये हमें कंफर्ट देती है। और वहीं अगर मैं लास्ट 1 ईयर में देखूं तो 144% की अमेजिंग रिटर्न्स दिए कंपनी ने, एक अच्छे अप ट्रेंड में है। और जैसा हम देख सकते हैं कि लास्ट 4-5 मंथ से इस स्टॉक में भी जो एक कंसोलिडेशन फेज में था, प्राइमरली ड्यू टू ब्रॉडर इंडाइसेस। और वहीं अगली कंपनी की बात करें तो पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड की मैं बात करूं तो ईपीएस जो है ये 4.63 से इंक्रीज होकर 4.72 है। जस्ट टू गिव यू वन कैविएट, तो यहाँ पे जो दिसंबर 20 का क्वार्टर का जो ईपीएस है ये बेसिकली हमने सितंबर और दिसंबर दोनों को कंसीडर करके ईपीएस निकाला है, और दैट इज प्राइमरली ड्यू टू लॉट ऑफ पेंट अप डिमांड्स जो है, इस वजह से जो है इसके ईपीएस जो है ये बहुत ज्यादा करेक्ट रिफ्लेक्ट कर नहीं रहते, तो इसको हमने एवरेज आउट किया है। और लास्ट 3 इयर्स का देखें तो 2019, 20, 21 ये तीनों में जो है ये 14.38 से इंक्रीज होकर 15.85 हुआ, और 15.85 से इंक्रीज होकर 17.26 हो गया। तो ओवरऑल ईपीएस जो लास्ट 3 इयर्स से भी इंक्रीज हो रहा है। और वही रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो ऑलमोस्ट 18.7% का है, जो कि काफी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो ऑलमोस्ट 51% की प्रमोटर होल्डिंग है, और एफआईआई प्लस डीआई की होल्डिंग जो है ये ऑलमोस्ट 44% है। तो ऑलमोस्ट 95% जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और वही मोमेंटम के हिसाब से देखे तो लास्ट 1 ईयर में इसने 27% के रिटर्न्स दिए ऑलमोस्ट, और ये एक अप ट्रेंड में भी आ गया है। और जैसा हम देख सकते हैं कि लास्ट 4-5 मंथ से इन जनरल ब्रॉडर इंडाइसेस जो एक कंसोलिडेशन फेज में थे, जबकि ये जो स्टॉक है ये थोड़े से अप ट्रेंड में था कंपेयर टू द ब्रॉडर इंडाइसेस। ये जो प्राइमरी रीजन है, इस वजह से हमने पावर ग्रिड को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो यूजुअली हमारे जो एवरी क्वार्टरली जो रिव्यू होती है कैंसिल स्ट्रेटेजी, उसमें स्मॉल एंड मिड कैप के स्टॉक्स ज्यादा होते हैं, बट करंट क्वार्टर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक, चोलामंडलम जैसे लार्ज कैप के जो स्टॉक्स है वो भी कंसिडर हुए हैं। तो ये जो कैंसिल स्ट्रेटेजी है ये अपने आप में जो है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप एग्नोस्टिक है, और जिस तरीके की टेक्निकल और फंडामेंटल ब्लेंड के हिसाब से जो भी स्टॉक्स आते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो अपने आप पिक कर लेता है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो जाती है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर जो है अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो हमारा जो कंटेंट है और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचता है, और उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज भी मिलता है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर चैनल ग्रो होता है और लोग जो है हमारे साथ जुड़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।